हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। और आज अपना एक प्रॉब्लम का वीडियो है बेटा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फिर 3.1 से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये दो बच्चों ने पूछा हुआ है। फिर एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम का जो है, फर्स्ट सम है उसका पार्ट नंबर 3 करवाना है। और एक है 3.4 का फर्स्ट सम का पार्ट 3 करवाना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये चार प्रॉब्लम है बेटा। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 14.4 करवा रहा हूँ। तो ये तो बेटा इसमें इस मैथ में पता नहीं एक्सरसाइज है नहीं या क्या प्रॉब्लम है, पेज फटा हुआ है। तो मैं आपको हिंदी मीडियम से ही करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम में ये है ही नहीं बेटा। तो हिंदी मीडियम में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बात बताऊँगा समझ आ जाएगा। कहता है कि ये किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी का मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए। मतलब क्लास में 35 स्टूडेंट थे बेटा, उनके जो वेट होता है वो बताया गया है। जैसे 38 से कम, इट्स मीन बिलो 38। आपके मैथ में लिखा होगा 38 से कम जो वजन है वो 0 स्टूडेंट का है। 40 से कम है वो 3 बच्चों का है। 42 से कम है वो 5 बच्चों का, ऐसे बता रखा है। ये तो इंग्लिश में आपको दे रखा है। करना क्या वो देखो। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। मतलब एक लेस देन टाइप का आपको ओजाइव खींचना है। इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसके बाद जो माध्यक भार बनेगा, जो माध्यक बनेगा वो भी आपको निकाल के लाना है। जो जिसको आप बोलते हैं मीडियम, जिसको अपन मीडियन बोलते हैं, वो निकाल के लाना। मतलब आपको यहाँ पे दो काम करने हैं। दो काम कौन कौन से? एक तो आपको इसका जो ओजाई बनाना है लेस देन टाइप का, और एक आपको इसका मीडियन निकाल के लाना है। तो देखो बेटा कैसे हम ये करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना है आपको। तो पहले तो अपन सीधा ग्राफ ही नहीं, इसका जो है वो लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। मैं क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगा। वेट, ठीक बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बिलो 38, बिलो 40, बिलो 42, बिलो 44, बिलो 46, बिलो 48, बिलो 50 और बिलो 52। 035, 914, 28, 35, 32, 35। ठीक है बेटा। हमें इसका लेस देन टाइप का ओजाइव खींचना है। तो देखो बेटा, एक तो बढ़िया बात इसमें है कि हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेस देन टाइप मतलब 38 से कम, 38 से कम 0 स्टूडेंट, मतलब 38 से कम कोई है ही नहीं। फिर बोला बिलो 40, तो 3 बच्चे हो गए। तो ये अपने आप जो टेबल दे रखा आपको लेस देन टाइप का, आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है उम्मीद करता हूँ आपको पता है। ये 38 इधर आ गया, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ठीक बेटा, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इधर जो है, नहीं ये वेट है बेटा। वेट क्या है, वेट। इधर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कहाँ तक है 35। तो 5-5 के बना देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 38 से जो कम है वो कितने बेटा, 0 है, तो वो यहीं आ गया। ऊपर तो चला ही नहीं है। फिर 40 से कम कितने बेटा, 3। तो 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। आप इसको ऐसे 40 और 3 लिख देंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ 40, 38 और 0 था। फिर 42 से लेस देन 5, तो ये 5 भी बिल्कुल सीध में आ जाएगा, 42 और 5। फिर बेटा 44 से है 9,
9 है वो 10 से नीचे रख लेना। ओके, फिर बेटा 46 से है 14, इसके बाद 48 से 28, और फिर 50 से है 32, और फिर 52 से 35। ओके बेटा, सारों को मिला दो। ओके, एक खास बात आपको मैंने कई बार पहले बताई है कि जो लेस देन टाइप का ग्राफ होता है ना, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब उसकी सिचुएशन ही ऐसी होती है। कई बार क्या होता है कि आपको ग्राफ से भी मीडियन निकालना दे देता है। हालांकि ये बात आपको ध्यान से सुन लो पहले, ग्राफ से भी आपको क्या निकालना दे देता है, मीडियन निकालना दे देता है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे करना है, आप इसका देखो टोटल ये बच्चे कितने हैं। टोटल बच्चे 35, ये आपने स्टेटमेंट में ध्यान से देखा होगा। टोटल बच्चे कितने, 35। तो इस 35 का हाफ करो, कितना है 17.5। ये निकालने का तरीका बेटा, 35 का किया हाफ, कितना है 17.5, तो 17.5 यहाँ कहीं होगा। ओके बेटा, इसके बीच में होगा। इससे बिल्कुल डैश लाइन ऐसे खींच दो, बिल्कुल सीधी, फुट्टे से स्केल से ही खींचनी है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं तो इसको टकराएगी, तो ये यहां से देखो किसके सीध में होगा, फिर ऐसे यहां कहीं किसी के सीध में होगा, तो वो आपका मीडियन होगा। समझ आई बात? दोबारा से देखो, टोटल आप देखो स्टूडेंट कितने हैं, 35 का किया आपने हाफ, तो वो है 17.5 यहाँ से स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन निकालो, तो ये कहीं तो इसको टकराएगी, जहां भी इसको इंटरसेक्ट करेगी उसको ऐसे नीचे की सीधे मिलाओ, और जो ये इसके सीधे में होगा वो आपका मीडियन होगा। क्योंकि इसके सीधे में क्यों, क्योंकि ये जो है वो वेट है और आपको मीडियन वेट निकाल के लाना है, तो वेट के सीध में देखोगे तभी जाके बात बनेगी। तो अगर आपको ग्राफ से भी कह दिया जाए कि वो निकाल के लाओ कितना है, अब मैंने तो क्या किया, इसको स्केल से नहीं बनाया, तो अब ये अंदाजा है कि लगभग ये 46 और 48 के बीच में है, तो 47 भी हो सकता है, या पॉइंटों में हो सकता है 46 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने पास स्केल तो है नहीं, तो अंदाजा ही अपन लगा सकते हैं ये 46 पॉइंट समथिंग या 47 पॉइंट समथिंग में आंसर आ सकता है। अब रही बात इसके क्वेश्चन में, इसने फिर बोला कि आप मीडियन निकाल के भी लाओ, तो आपको मीडियन निकालना तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा ये कितना है। अब मीडियन निकाले कैसे, उससे पहले इसको सही करना पड़ेगा। सही करना कैसे पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। मीडियन निकालने के लिए हमें 3 बॉक्सों की जरूरत पड़ती है, एक होता है CF और एक होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके बेटा, अब ये जो टेबल है ना, मैं आपको कहता हूं ये CF है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता ये CF है, आप बताओ बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35, और आप क्या इनका टोटल 35 देख रहे हो, 35 तो लास्ट एंट्री है, और 35 लास्ट एंट्री है, तो टोटल और लास्ट एंट्री तो ये इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब ये आपको CF देता है। 0 3 5 9 14 28 32 35। फिर ये टेबल कैसे तैयार की जाएगी, ये टेबल हमने पहले भी तैयार की है। बिलो 30 हो गया 38, अब आगे बिलो 40, तो इसका मतलब 38 से 40 आप इसको लिख सकते हो। 38 से 40 के बीच में, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52। ओके बेटा, अब बिलो 38 तो देखो जीरो ही पड़े। अब 38 से कम जीरो है और 40 से कम कितने हैं, 3, मतलब 38 और 40 के बीच में 3 स्टूडेंट हैं। ओके बेटा, 40 और 42 के बीच में टोटल 42 से कम 5 थे, 42 से कम 5 थे, जिनमें से तो 3 तो ये है, मतलब माइनस करते जाओ, यहाँ कितना बचेगा, 2 स्टूडेंट। 9 में से आगे माइनस करते जाओ, समझ आ रहा है आपको कैसे माइनस कर रहा हूँ, तो 9 में से 5 गया क्या आ जाएगा 4, 14 में से 9 गया बेटा क्या आ गया 5, 28 में से 14 गया क्या आ गया 14, 32 में से 28 गया क्या आ गया 4, 35 में से गया 3, तो इसका टोटल अगर 35 आ रहा है तो आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो 3 2 5 4 9 5 14 14 28, 28 और 4 32 और 3 35। ओके बेटा, और आगे मीडियन कैसे निकाला जाता है ये आपको सब पता है, तो L प्लस
n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, जो एफ है वो इनमें सबसे बड़ा होता है, या 35 का हाफ करो उसके नजदीक करो, ये दोनों तरीके बताएं तो सबसे बड़ा काम कर जाएगा। तो ये 14 है। अब 14 से एक ऊपर जाके अब इसका नंबर देखना पड़ेगा क्योंकि हम आगे पीछे कर चुके हैं। तो 14 यहाँ से 2 2 4 छठे नंबर पे इधर से 5 हुआ 1 2 3 4 5। तो ये आपका सी एफ हो गया। ठीक है, थोड़ी अजीब सी बात है, दोनों भी एक जैसे हो गए हैं, ध्यान से देख लेना। 2 2 4 2 6 छठे पे तो इधर पांचवा 1 2 3 4 5। ठीक है, n/2 इसका आधा होगा 17.5। l जो f है उसकी लोअर लिमिट, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो, 14 है ये f है, तो इसका 46 होगा। ये गलती हो जाती है के बाद h इनका गैप है वो 2 2 का चल रहा है, ये से 7 पे कटेगी। तो 46 प्लस 17.5 में 14 जाएगा बेटा 3.5 डिवाइड बाई 7। तो ये भी तो हाफ हो गया, इसको 16 करोगे 70, तो ये 2 पे कटा 46 और 1/2.5 होता है, तो क्या बन गया 46.5। और यही मैंने कहा था कि ये 46 पॉइंट समथिंग या 47 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये सीधा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हमने स्केल से नहीं बनाया। और आपको ये स्केल से बनाना है बेटा, तो स्केल से बनाओगे तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई है। डन बेटा। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल ऑफ ₹4,3900. लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर सेम काइंड फॉर ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. आपको इसने ये बताया क्रिकेट टीम की कोच है बेटा, उसने पहले क्या किया 3 बैट और 6 बॉल परचेज की और उसका टोटल खर्च उसने किया 3900. बाद में उसी तरह की मतलब उसी रेट की उसने 1 बैट और 3 जो बॉल और परचेज की वो 1300 रुपए की थी। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली, मतलब इक्वेशन जो आप इक्वेशन बनाते हैं x + y = 10, ये अलजेब्रिक होते हैं। तो इक्वेशन बनानी है एंड जियोमेट्रिकली उसका मतलब उसका ग्राफ बनाना है। तो ये दोनों चीज आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो आप पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द price of 1 lakh is equal to x rupees. ठीक है, इसी तरह लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल y rupees. ठीक है बेटा। अब वो बात लिख दो इसमें, द कोच सी परचेज लिख दो, कोई पूरी बात जरूरी नहीं है। सी परचेज 3 bats and 6 balls for ₹3900. ओके बेटा, उसने 3 बैट और 6 बॉल इतने पैसे खरीदी। एक बैट की कीमत है वो x रुपए है, x रुपीज है, तो 3 की कितनी होगी 3x। ओके बेटा, इसी तरह एक बॉल है उसकी जो कीमत है वो y है, तो 6 बॉल की होगी 6y, और जो टोटल दोनों की कीमत है वो क्या लगा 3900। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये पहली इक्वेशन को अपन ने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप इसका ग्राफ बना लेते हैं, फॉर ग्राफ। ठीक है ना, तो ग्राफ के लिए अपन एक बॉक्स सा बनाते थे, आपको याद होगा। तो इसमें x और y की वैल्यू अपन निकालते हैं उस ग्राफ की। तो x की वैल्यू अपन पहले 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 लोगे तो ये 0 की 3 से मल्टी, तो 0 मतलब वो खत्म ही हो जाता है, उसको ढक लो। तो 6y = 3900, तो ये जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि हमें तो y निकालना है, तो y ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो आएगा 650, 650 आप डिवाइड कर लेना। इसी तरह अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ 0 लिए तो ये सारा 0 हो गया, 3x = 3900, ये जाएगा डिवाइड में 1300। ओके बेटा, मैंने साथ साथ मतलब इसको अलजेब्रिकल भी कर लिया और ग्राफ के लिए चल पड़ा। इसके बाद आप पूरी बात लिखो,
लेटर C buys one bat and 3 balls of same kind for rupees 1300, पता नहीं इतना है 1300, बाद में उसने उतने की परचेज की। तो अब देखो बेटा वही सेम बात, एक बैट है तो एक बैट तो कितने का पड़ गया x का, और इसी तरह 3 बॉल है वो 3y की, और टोटल पैसा लग गया 1300। ओके बेटा, तो अब इसका भी आप फॉर ग्राफ पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ बना देता हूँ ताकि नीचे ग्राफ बन जाए x y। तो x की वैल्यू 0 लूंगा तो ये जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1300 को 3 से डिवाइड करेंगे 400, 100 बचा 33, तो ये 433.3 ऐसे लगभग चलता रहेगा, तो 433 मेन पॉइंट आ जाएगा। और y की अगर मैं वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। ओके बेटा, तो ये देखो हमने इसको अलजेब्रिकली तो कर लिया और ग्राफिकली करने चल पड़े। अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ। अब ये x एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये चीजें आपको पता है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। हालांकि नेगेटिव नहीं है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब रही बात अपन ये जो पॉइंट लेते हैं वो कितने कितने के लें, एक है 650, एक 1300 1300, फिर 1300 आ रहा, फिर 433, थोड़े अजीब से आ रहे, 5 10 50 के तो काम ही नहीं करे, तो मैं ले लेता हूँ 650 1300 उसका डबल, 650 1300 उसका डबल। ओके बेटा, और लेने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस में तो कोई है नहीं। तो x की वैल्यू 0 तो y की 650, तो वो यहाँ आ गया। जब भी x 0 होगा तो आपको इस लाइन में आना है, और y 0 तो x 1300, जब भी y 0 होगा आपको इस लाइन में आना है, तो ये लाइन। अब इन दोनों पॉइंटों को स्केल से मिला देना, ठीक है बेटा, ये आपने पहली इक्वेशन बना दी है। उसके बाद इधर आओ, x 0 तो y इतना, अब ये y इतना कहाँ आएगा, एक अंदाजे से ही लेना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ ले लो जैसे, और यहाँ लिख दो x0 y 433.3 ऐसे लिख दो ताकि पता चल जाए, और इसी तरह y0 तो x 1300 वो यही आ गया, तो इसको भी स्केल से आपको मिलाना है। ओके बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और आपने इसका ग्राफ भी देख लिया है, और ये सारा क्वेश्चन भी आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको बढ़िया तरीके से समझ आई है। ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर है तीसरी, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 3.3 फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर सेकंड। और ऊपर बोला गया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या रूल होता था बेटा, आप पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, उसमें से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करते थे। तो लेट इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो माइनस का y प्लस वाई हो गया, और ये जाके इसकी डिवाइड में, तो 3 प्लस वाई बाई 3। The value of x put into इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते थे x की वैल्यू, तो ये 2, तो 9 इंटू एक्स है आपका 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इससे कट हो गया 3, तो 3 की इससे मल्टी करेंगे, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y से 3y कट हो गया। आपको अजीब सा लगा होगा, नॉर्मली क्या होता था, यहाँ से y की वैल्यू निकालते थे और यहाँ y कट ही हो गया है, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, पर हमारी कोई y की वैल्यू तो नहीं निकली। तो आप इस तरह के सवाल में आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती। आपका यही आंसर चलेगा, और पीछे मैं देख लेता हूँ यही आंसर होना चाहिए, या कोई और बात लिखी होगी पर मतलब यही होगा। 3.1 नहीं 3.3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट सब में आंसर आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, और थर्ड में क्या किया, सीधा y की वैल्यू लिखी पड़ी है यहाँ से, और कुछ नहीं निकाल रखा और कुछ नहीं किया। वेयर x
कैन टेक एनी वैल्यू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब इस सवाल में क्या है, x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन, पॉइंट ले सकते हैं कि अगर x ये लेंगे तो y ये आ जाएगा, पर उनकी जैसे प्रॉपर वैल्यू आती है कि x ये होगा y होगा, ऐसा एक पॉइंट नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत पॉइंट इसके निकल रहे हैं, ठीक है बेटा, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं आ रहा है इसका। अब आप सोच में पड़ गए होंगे सर ऐसा कैसे, मतलब ये समझ तो नहीं आई बात, क्यों इसमें आंसर नहीं आ रहा। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं बेटा। नॉर्मली क्या होती है, दो इक्वेशनें होती है, ओके बेटा। ये दोनों इक्वेशन अगर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए तो दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह। तो यहाँ ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, x1 हो गया y2 हो गया मान लो, तो इस तरह आपके नॉर्मली आंसर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के बिल्कुल ऐसे ऊपर से चली जाती है, बिल्कुल ऊपर से। तो इस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे बहुत पॉइंट है। एक पॉइंट ना होने के कारण यहाँ पे तो बहुत पॉइंट है, और जब यहाँ पे बहुत पॉइंट है तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे बहुत पॉइंट्स है। किस पॉइंट का आपको बताएं, नॉर्मली तो क्या होता है कि इंटरसेक्ट एक जगह हुआ तो एक आंसर आ गया। अब यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो बहुत आंसर है, इसलिए नहीं बताया जा सकता। तो इस केस में आप लिख देना द वैल्यू देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, ठीक है बेटा, इतना लिख के आप छोड़ सकते हो। और वैल्यू नहीं बताई जाएगी, सीधी y की वैल्यू निकाल दो या ये x की वैल्यू निकाल दो, ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई है। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है बेटा आपकी, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट सम का पार्ट 3 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। थर्ड पार्ट, फर्स्ट सम थर्ड पार्ट। 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, 9x is equal to 2y plus 7। और आपको प्रॉब्लम रखी गई है कि ये सब्स्टिट्यूशन से ही करवाना है। ओके बेटा, तो चलो सब्स्टिट्यूशन देख लो। तो इसको थोड़ा चलो पढ़ा रहने दो ऐसे ही, कोई बात नहीं। तो लेट इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 कर लो, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 4 प्लस 5y, इसी तरह डिवाइड में आएगा तो 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। ओके बेटा, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई है 3, ठीक है। तो ये आप वैल्यू पुट करते थे 1 में, तो ये बेटा x आ गया, 4 प्लस 5y इज इक्वल डिवाइड बाई 3, इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन टू इक्वेशन 2, तो 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो आप सोच रहे हो कि 2y को सर इधर ही क्यों रखा, वो इधर ले आओ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बेटा। ये तो ये इधर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं x निकाल रहा हूं, वो अपने यहाँ निकल सकता है। तो 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 7, नहीं इक्वल नहीं प्लस 7। तो ये इससे 3 पे कट हो गया, तो 12 प्लस 15y बराबर 2y प्लस 7। तो y बाई एक साइड करते हैं, 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, ये आ गया आपका 13y इज इक्वल टू माइनस 5। तो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। ये लो बेटा y की वैल्यू आ गई, थोड़ी अजीब सी आई होगी, आपको लगा होगा, पर ये वैल्यू तो वैल्यू है बेटा। तो y पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, 1 में कर दो, 2 में कर दो, 3 में कर दो, आपकी मर्जी है बेटा। तो आप 2 में कर देते हैं, थोड़ी आसान है, क्योंकि 3 में एलसीएम वगैरह का चक्कर पड़ेगा। तो 9x इज इक्वल टू 2y की जगह माइनस 5 बाई 13 प्लस 7। तो 9x माइनस 10 बाई 13 प्लस 7, तो एलसीएम लो भाई, तो 13 आ गया माइनस 10, ये 13 13 7 91, तो 91 10 गया 81 बाई 13। तो x की वैल्यू आ गई 81 बाई 13 डिवाइड बाई 9, तो ये इक्वल हो गया 9, तो 9 बाई 13। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक्सरसाइज 3.4 थी ये का फर्स्ट का थर्ड पार्ट।
3.4 का फर्स्ट सम 9/13 और -5/13 बिल्कुल सही है बेटा। तो ये चार प्रॉब्लम आपने बेटा रखी थी और चारों की चारों करवा दी गई है। अगर फिर भी बेटा आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो दोबारा कमेंट कर देना बेटा। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तब आपको उसको सोल्व कर दूंगा और जैसे ही 4-5 प्रॉब्लम इकट्ठी होगी बेटा मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और जो बेटा आपकी रिटन वर्क आप अपनी कॉपी में पूरा करते हो, मतलब जो अपने 6 चैप्टर कर रखे हैं, चैप्टर नंबर आपने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, इसके बाद और आपने कौन कौन सा कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 7 कर लिया और एक कर लिया आपने 14 लास्ट में जाके कंप्लीट किया था। ये आपको कॉपी में लिखने के लिए मैं बहुत बार मैसेज भी करता रहता हूँ, आपको पहले वीडियो में बताता रहता था। इसको बेटा अपनी कॉपी में भी साथ साथ पूरा करते रहें। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा कर लिया होगा। फिर भी अगर अब भी आपको कुछ रहता है तो बेटा आप इस वर्क को पूरा कर लेना। ओके, थैंक यू।